मैं आत्मकथा लिखने के पहले कविता लिखी। कविता लिखने के पहले मैंने नाटक लिखे। मैंने बहुत नाटक लिखे। मैं नाटककार था। मुझे नाटककार बनना था और मैंने प्रोफेशनल नाटक लिखे, कमर्शियल नाटक लिखे, मगर उसका मंचन नहीं हुआ। बाद में मुझे लगा कि मेरे नाटक का मंचन क्यों नहीं होता। एक नाटक एक टीम वर्क होता है, वो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और मैं कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए कोई नाटक कंपनी मेरा नाटक खेलना नहीं चाहती थी। फिर मुझे तो नाम कमाना था, लेखक बनना था। नाटक लिखकर कोई फायदा नहीं हो रहा था। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ बतकही श्रृंखला में हैं शरण कुमार लिंबाले जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है मराठी साहित्य में, और मराठी की जो अस्मिता है उसको स्थापित करने में, मराठी साहित्य में जो कुछ अनुपस्थित था उसे उपस्थित करने में जिन कुछ लोगों का नाम है उसमें से शरण कुमार लिंबाले जी एक हैं। अक्कर माशी को पढ़ते हुए आपको ये लगेगा कि समाज में क्या कुछ ऐसा था जो साहित्य में उपस्थित नहीं हो पा रहा था। ठीक वैसे ही कि सुनो ब्राह्मण, सनातन के नाम से जो उनका एक उपन्यास आया, ये ऐसी किताबें हैं जो हमारे समाज का जो सच है वो दिखाती हैं, जिसे हम नहीं देख पा रहे थे, जिसे हम अपने साहित्य की सीमा में नहीं हमें पढ़ने को मिलता था। हम बेहद शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमें समय दिया। ये एक अनौपचारिक बातचीत है और इस अनौपचारिक बातचीत में मैं सर से उनकी जो यात्रा है वो समझने का प्रयास करूंगा कि आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और वो कौन सी स्थितियां थी जब लेखन की तरफ आप अग्रसर हुए। मैंने बचपन से ही लेखक बनना तय किया था। मैं प्राइमरी स्कूल में, हमारे गांव में नाटकों का मंचन होता था, उसका मेरे प्रभाव पड़ा। हमारे गांव में 2 मंदिर थे, वहाँ पोथी पढ़ाई जाती थी, पोथी का पठन होता था। वो पौराणिक कहानियों का मेरे मन में बहुत प्रभाव पड़ा। बाद में मैंने हिंदू धर्म के जितने भी पोथियां हैं वो सारी पोथियां पढ़ ली। उसके कारण मेरे मन में कथा सुनने का और कथा लिखने का एक सपना मैंने देखा कि हम कथा लिख सकते हैं। और मेरी नानी मुझे कथा कहानियां मुझे बताती थी। मेरा बचपन कहानियों पर, नानी ने जो कहानियां मुझे कही, पुराणों ने, पोथी में मैंने जो कहानियां पढ़ी सुनी, उसके कारण मन में साहित्य के प्रति मुझे रुचि लगी और हम लेखक बनने के लिए सपने देखने लगे। बचपन में यानी 7वीं 8वीं कक्षा में मैं किताबें पढ़ता था। तब मेरे घर में मुझे बोलते थे कि ये किताबें क्यों पढ़ते हो, आप स्कूल की किताबें पढ़ो, अच्छे मार्क्स से वो पास हो जाओ, एक किताब पढ़ के फायदा क्या। तब मैं बोलता था कि मुझे लेखक बनना है। तो बोलते थे लेखक बन के क्या करोगे, पढ़ोगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, लेखक बनने से क्या फायदा है। तब मैं बोला लेखक बनने के बाद भी पैसे मिलते हैं। मुझे पता नहीं था लेखक बनने के बाद पैसे मिलते हैं नहीं, मगर मैंने ऐसा जवाब दिया। फिर उन्होंने नजरअंदाजी की और मुझे किताबें पढ़ने का जो शौक था उसको उन्होंने कहीं रुकावट नहीं डाली। इतना ही नहीं, मेरे काका ने मुझे किताबें लाकर रामायण, महाभारत, भगवत गीता जैसी जो कारी विजय, पांडव प्रताप, मार्कंडेय पुराण, ये ऐसी जो किताबें हैं, नवनाथ कथासार, ये मुझे लाकर देने लगे और मैं पढ़ने लगा। मेरे मन में कथा के प्रति, पुराणों की कहानियों ने एक जागृति निर्माण की और मैं कहानी सुनने के कारण मुझे मेरे मन में लेखक बनना चाहिए ऐसा लगा। बाद में मैं थोड़ा और आगे जाता हूं तो मेरी बस्ती में, जो दलितों की बस्ती है, उस बस्ती में डॉक्टर अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य पर अंबेडकर के प्रशंसा करने वाले गीत गाए जाते थे। तब मुझे लगा कि वो अलग है, पुराणों से अलग है
और बाबा साहब अम्बेडकर मेरे बचपन में गीतों के कारण मेरे मन में भीतर उनका एक सपना देखना शुरू हो गया कि एक महान आदमी है, हमारी जाति के लिए उन्होंने काम किया है और हम हचूत है, हम इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। फिर मैंने मुझे ऐसा लगा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के गीत लिखने चाहिए। मगर वो गीत कोई गाता नहीं था। मैं गीत लिखने लगा, कहानियां लिखने लगा। मैंने प्राथमिक कक्षा में पढ़ता था, तब मैंने एक छोटा नाटक लिखा था जो 7-8 पन्ने का था और वो मंचन भी किया था। ये नाटक यानी दलित नहीं था, ये जो गांव में नाटक होते थे, पौराणिक नाटक, महाभारत पर, रामायण पर, कीचक वध, ऐसा वो नाटक पढ़कर उसको नाटक हम खेलते थे बच्चे। और नाटक मैंने पहली विधा जो होती है वो 5-6 पन्ने की लिखी, और तब से मैंने पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया। आज तक मैंने मेरी लिखने की यात्रा कहीं रुकी नहीं है। जी, आपने कविताओं से शुरुआत की थी और कविताओं के बाद आप दूसरी विधाओं में भी आते हैं, और जहां से पहचान कहें कि समाज ने आपकी रचना को पहचाना और उसका बहुत स्वागत भी किया, वो है आपकी आत्मकथा। क्या जरूरत पड़ी कि आत्मकथा लिखने की इतनी कम उम्र में? देखो कि मैं आत्मकथा लिखने के पहले कविता लिखी, कविता लिखने के पहले मैंने नाटक लिखे। मैंने बहुत नाटक लिखे। मैं नाटककार था, मुझे नाटककार बनना था और मैंने प्रोफेशनल नाटक लिखे, कमर्शियल नाटक लिखे, मगर उसका मंचन नहीं हुआ। बाद में मुझे लगा कि मेरे नाटक का मंचन क्यों नहीं होता। एक नाटक एक टीम वर्क होता है, वो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और मैं कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए कोई नाटक कंपनी मेरा नाटक खेलना नहीं चाहती थी। फिर मुझे तो नाम कमाना था, लेखक बनना था, नाटक लिखकर कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो झट से हमें पब्लिसिटी कैसे मिले, नाम कैसा हो। मैं लेखक बनने का जो पहला दौर था कि हमारा नाम लोगों तक जाना चाहिए, हमारा लेखन लोगों तक जाना चाहिए, तो छापने के लिए छोटा फॉर्म क्या होता है, कविता। किसी भी मैगजीन में, डेली पेपर के संडे इश्यू में हम भेज सकते हैं और वो छाप जाती है। फिर मैंने कविता लिखना शुरू किया, कविता भेजनी शुरू कर दी डेली पेपर को, मैगजीन को, और कविता छपने लगी। ये कविता प्रेम कविता थी। मैंने कभी प्रेम नहीं किया और मुझ पर किसी ने प्रेम नहीं किया, मगर सिलेबस में प्रेम कविता पढ़ाई जाती थी। मुख्य धारा का मैं नकल करता था, अनुकरण करता था और प्रेम कविता लिखता था। बाद में सिलेबस में मुझे प्रेम कविता लिखनी पड़ती थी, पढ़नी पड़ती थी, लिखनी पड़ती थी, और मैं बाहर मुझे विषमता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ता था। यानी वास्तव में मैं लड़ रहा था, मैं कार्य करता था, और कॉलेज के सिलेबस में मैं प्यार पढ़ रहा था। एक दुविधा में था। जब दलित पैंथर का आंदोलन मेरे जीवन में आया, मैं उससे परिचित हुआ, तब मुझे लगा कि मैं जो काल्पनिक प्रेम कविता लिख रहा हूँ उसको छोड़ देना चाहिए। ये किसी काम की चीज नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक कविता है, मेरे जीवन से जुड़ी नहीं है, और काल्पनिक लिखने से कुछ फायदा भी नहीं है, ऐसा मुझे लगा। हमें जो हमारी पीड़ा है उसके बारे में लिखना चाहिए, और हमारी पीड़ा की कविता हमने लिखना शुरुआत किया। जब कविता मेरे साथ बहुत लोग लिख रहे थे, मेरे पहले भी लोग लिख रहे थे। जब कविता में जो वेदना थी, पीड़ा थी, वो बहुत लोगों ने व्यक्त किया, आक्रोश व्यक्त किया। तब आलोचकों ने हमें बोला कि अरे समाज बदला है, बहुत प्रगति हुई है, और तुम ये गाली गलौज कर रहे हो, सरस्वती के दरबार में गंदी भाषा ला रहे हो, ये ठीक नहीं है। समाज बदला है, प्रगतिशील हुआ है, अरे क्या वो लिख रहे हो, अरे काल्पनिक है। तो कविता हमने छोड़ दिया, क्योंकि कविता काल्पनिक ही होती है। फिर हम कहानी लिखने लगे।
कहानी पर भी यही टिप्पणी हुई, यही टीका हुई, इसकी भी कड़ी आलोचना हुई कि ये भी सच नहीं है। फिर हमें लगा कि आलोचकों को हमें जवाब देना होगा, तो कहानी से, कविता से, उपन्यास से जवाब नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने स्वयं की आत्मकथा लिखेंगे, जो आत्मकथा सच्चाई पर आधारित होती है, ऑनेस्टी आत्मकथा की बीज होती है, उसका यश आत्मकथा का उसके ऑनेस्टी पर निर्भर करता है। हम आत्मकथा लिखेंगे यानी ये लोग हमें चैलेंज नहीं कर सकेंगे। लोगों को जवाब देने के लिए कि आज भी व्यवस्था वैसी ही है, आप जो बोल रहे हैं कि व्यवस्था बदली है, ऐसा नहीं है, ये अकरमाशी है, ये शरण कुमार लिम्बाले है, इसकी माँ बाप है, गांव है, एट्रोसिटीज है। ये दया पवार की आत्मकथा है, बलूत की राम से किताब आई, तो उसकी ये लाइफ है, उसका एक गांव है, उसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है। सब आत्मकथा एक सोशल डॉक्यूमेंट्री के रूप में व्यक्त होने हुई। फिर जो आलोचक कविता की कड़ी आलोचना करते थे, कहानी की कड़ी आलोचना करते थे और दलित साहित्य को नकारते थे, वो उन आलोचकों को लगा नहीं ये आत्मकथा सही है, ये सही बोल रहे हैं। फिर प्रगतिशील समाज ने आत्मकथा को पढ़ना शुरू कर दिया, आलोचकों ने उसका स्वागत किया। मुझे लगता है कि दलित साहित्य स्थापित होने में दलित लेखकों ने बहुत कीमत चुकाई है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि दलित साहित्य स्थापित करने के लिए प्रगतिशील आलोचकों का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा ये जो बोल रहे हैं इनको अधिकार है, क्योंकि इन्होंने दुख झेला है, इनकी पीड़ा है और इनको मॉरल राइट है, मॉरल अधिकार है, नैतिक अधिकार है अपने दुखों को करने का। इस प्रकार की आलोचना होने लगी और दलित साहित्य का स्वागत होने लगा। मुझे लगता है कि दलित आत्मकथा के कारण आलोचकों का रुख बदला और दलित साहित्य को बहुत बड़े पैमाने पर पाठक मिलने लगे। और दलित आत्मकथा के कारण अन्य जैसे जो स्त्री विमर्श वाले हैं, आदिवासी विमर्श वाले हैं, प्रगतिशील वाले, उनकी भी आत्मकथा विभाग से व्यक्त होने लगी। सच्चाई जो हमारा जो दौर था वो कलावादी दौर था, जीवनवाद पिछड़ जा रहा था। उस वक्त दलित आत्मकथा आती है और जीवनवादी साहित्य को बल देती है। और दलित साहित्य को आत्मकथा के कारण पब्लिसिटी मिलता है। एक आत्मकथा के कारण लेखक बड़ा होता है, उसका नाम होता है, उसको पब्लिसिटी मिलती है, उसकी चर्चा होती है, क्योंकि ये आज तक व्यक्त नहीं हुआ ऐसा जीवन था। और ये आत्मकथा आने के बाद लोगों में साहित्य में भूचाल आया, एक ऐसा लाइफ इन लोगों ने जिया है, इस प्रकार की चर्चा होने लगी। आपकी जो रचनाएं हैं उसमें ये साफ तौर से देखने को मिलता है कि जो परंपरागत हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था है उसकी बात भी आप करते हैं, जैसे कि सनातन है, सुनो ब्राह्मण है। क्या कमियां हैं इस समाज की जिसे आप बार बार रेखांकित करना चाहते हैं? सुनो ब्राह्मण ये मलखान सिंह का कविता संग्रह है। सनातन ये मेरी उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए मुझे सरस्वती सम्मान मिला है। हाँ, ये मैंने 8 उपन्यास लिखी है मराठी में। ये सारी उपन्यास हिंदी में वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित की है। एक निर्वाणा राजकमल ने प्रकाशित की है। आपने ये क्यों लिखा इस प्रकार से सवाल पूछा है, क्यों पीड़ा व्यक्त कर रहे हो? देखो कि हजारों सालों में दलितों ने नहीं लिखा था, क्योंकि उनको पढ़ाई करने का अधिकार ही नहीं था। वो पढ़ नहीं सकते तो लिख कैसे सकते थे? यानी एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी लिख नहीं सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, अज्ञान के अंधकार में छटपटा रही थी। आजादी के बाद दलितों को पढ़ने का अधिकार मिला और पढ़ने के बाद जो कोई भी पढ़े उसको उसके मन में हलचल शुरू होती है कि और अन्याय के खिलाफ वो सोचने लगता है। जब हम पढ़े, हमारी पहली आज़ादी के बाद की पहली जनरेशन थी, मेरे से भी सीनियर लोग थे,
हमें लगा कि हम पढ़े हैं, लिखे हैं, हम बोल सकते हैं, तो हमारी व्यथा के बारे में बोलना चाहिए। ये ऐसा क्यों लगा कि एक जिस काल में हम लिख रहे थे, मेरे सीनियर में लिख रहे थे, वो काल कैसा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का महानिर्वाण हुआ था, निधन हुआ था। और महानिर्वाण होने के बाद जैसा घर में बाप का निधन होता है, बाप का निधन होने के बाद लड़कों को, बच्चों को घर संभालने के लिए भागदौड़ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर का निधन होने के बाद जो दलित समाज है उसका लीडर नहीं रहा, उसके दलितों के लिए काम करने वाला एक विचारवंत नहीं रहा, तो हमारे समाज में एक खालीपन आया। और दलित बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी थे, जो फॉलोवर थे, वो सत्ता में मशगूल थे। बाबा साहब नहीं थे और फॉलोवर सत्ता में मशगूल थे। तब हम जो युवा पीढ़ी थी, तो उनको लगा कि बाबा साहब नहीं हैं और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सत्ता में मशगूल है, समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। हमें कुछ करना चाहिए तो क्या कर सकते थे हम जुलूस, रैलियां निकाल सकते थे, आंदोलन कर सकते थे, दंगा कर सकते थे, जो बसेस पर पत्थर फेंक सकते थे, और जो अन्याय करता है उसको मारपीट कर सकते थे। इससे क्या होने लगा कि हमारे पर पुलिस केस होने लगे कि ये दंगाई है, ये इन्होंने सिटी बस जलाई, इन्होंने पत्थर फेंके, और इससे परिवर्तन नहीं होने लगा। एक समाज में एक भगदड़ मच गई। मुझे लगता है कि हमें संवाद से समाज में बदलाव लाना चाहते थे, और हमारा संवाद सवर्ण समाज के साथ नहीं हो रहा था, क्योंकि सवर्ण समाज दलितों को अछूत मानता है। केवल दलित को अछूत मानता नहीं, उसके बस्ती को अछूत मानता है, उसकी भाषा को अछूत मानता है, उसको स्पर्श को अछूत मानता है, उसके छाया को भी अछूत मानता है। इतना अछूत आदमी सवर्ण के साथ कैसा संवाद कर सकता है? कर ही नहीं सकता। हम सवर्ण के दरवाजे पर गए और भीख मांगे तो भी हमें भीख नहीं देते। तो संवाद करने के लिए इनके घर में जाना पड़ेगा, तो घर में नहीं जा सकते थे, इनके पास भी नहीं जा सकते थे। ऐसी अवस्था थी। हाँ, यदि हम चोर बनकर उनके घर में गए तो डायलॉग नहीं हो सकता था। हम क्या कर सकते थे? हमें गुनाह नहीं करना था, चोर बनना नहीं था। फिर दूसरा, उनके गेस्ट बनकर भी घर में नहीं जा सकते थे अतिथि के रूप में, क्योंकि हमें वो अछूत मानते थे। उसके घर में हम नहीं जा सकते। संवाद करना है, बदलना है, तो उसके मन में और दिल में जाना जरूरी है। हमें घर में जाना नहीं आता तो दिल में और दिमाग में कैसे जा सकते हैं? तो तब हमें लगा कि यदि सवर्ण मनुष्य के घर में इतना ही नहीं, उनके दिल और दिमाग में जाने का एक ही रास्ता है, वो किताबें है। हम किताबें लिखेंगे, हमें अंदर नहीं आने देंगे, मगर हमारे अक्करमाशी अंदर जा सकती है, जुटन अंदर जा सकती है, और वो आसानी से पढ़ सकते हैं। और किताबें समाज को बदल देती है, मनुष्य को, मन को बदल देती है। यह हमें पता था। किताबों पर हमारा भरोसा था, क्योंकि किताबों ने क्रांति में बहुत बड़ा रोल निभाया है। फ्रेंच क्रांति हो, रशियन क्रांति हो, विचारवंतों के किताबों ने चिंगारी फैलाई और क्रांतियाँ हुई है। हमें लगा कि किताबों के माध्यम से हमें हमारा विचार सवर्ण समाज के मन में पहुंचा सकते हैं। दलित साहित्य और कुछ नहीं, दिस इज अ कल्चरल डायलॉग। हम सवर्ण समाज के साथ सांस्कृतिक संवाद करना चाहते हैं। हमारा दुख ये है, हम इस प्रकार से जीते हैं, आप लोग हम पर इस प्रकार के अत्याचार करते हैं, सुधरो अभी, और हमें भी मनुष्य के रूप में स्वीकारो, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, और हम सब एक देश के नागरिक हैं। हाँ, हम पर क्यों अन्य अत्याचार करते हैं? इस भूमिका को लेकर हमने लिखा।
हमारा शब्द नहीं है, वो हथियार है। हमारी किताबें नहीं है, वो परिवर्तन का मैसेज देने वाली किताबें है। और किताबें बहुत क्रांतिकारक होते हैं और मनुष्य को बदलते हैं। मनुष्य को बदलने के लिए हमने लिखा और ये हमारी जिम्मेदारी थी। यदि हमें लिखना आता है, बोलना आता है, सोचना आता है और यदि हम नहीं बोले, नहीं लिखे, नहीं सोचे तो गुनाह होगा, क्योंकि हजारों सालों से किसी ने नहीं लिखा है और हमें आता है और हम भी नहीं लिख रहे तो ये गुनाह होगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी, ये हमारी प्रतिबद्धता थी। हम इसको निभाने के लिए हाथ में कलम लेकर दलित साहित्य लिखना शुरू किया है। दलित पैंथर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? दलित पैंथर नहीं होती तो मैं दलित लेखक नहीं होता, क्योंकि दलित पैंथर जो चला है ना, उसके सब लीडर वो दलित कवि थे, दलित लेखक थे। राजा लाले हो, नामदेव डसाळ हो, जय पवार हो, अर्जुन डांगरे हो, दया पवार हो, उमाकांत रणधीर हो, जो भी दलित का जो कैडर था वो सब लेखक थे। और उनके मन में जो संताप था, चीड़ थी, गुस्सा था, वो दलित पैंथर के आंदोलन के जरिए रास्ते पर व्यक्त करते थे। और वही चीड़, वही संताप वो अपने कविता में भी व्यक्त करते थे। दलित पैंथर का महत्व यह है कि आज़ादी के बाद की हम नई पीढ़ी है। हमारे काल में बाबा साहब नहीं थे। बाबा साहब होते तो हम अलग तरह से सोच सकते थे। बाबा साहब नहीं थे और बाबा साहब ने क्या किया, कैसा किया, ये किताबों में लिखा था, मगर प्रैक्टिकल क्या करना है ये हमें कोई बताने वाला नहीं था। हम शिक्षित थे, हॉस्टल में रहते थे, गांव में मैं रहता था तब एक ही बच्चा था पढ़ने वाला, मगर हॉस्टल में जब जाता हूँ तो 5 लड़के, तब हमें एक यूनिटी का पहचान हुआ कि हम संगठन कर सकते हैं, हम एक नहीं अनेक है, और अनेक है तो हमें लड़ना चाहिए। हम क्यों नहीं लड़ रहे, क्यों संघर्ष नहीं कर रहे? बाबा साहब ने बोला पढ़ो और संगठित हो जाओ और लड़ो। ये बाबा साहब का इस विधान ने हमें लड़ने की प्रेरणा दी और दलित पैंथर ने वो लड़ाई शुरू कर दी। उस लड़ाई के कारण हमें लगा कि हम आज़ाद है और आज़ादी हमें क्यों नहीं मिलती, हम गुलामी में हैं। क्योंकि आज़ादी केवल 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिला है, तब भी हमें पता चलता था। 26 जनवरी को जब झंडा फहरा तब हमें समझता था कि आज़ादी मिले, बाकी के दिन तो हम गुलामी में ही जी रहे थे। संविधान हमारे पास तक आता ही नहीं था। संविधान में बहुत बड़ी चीज़ें लिखी है, मगर वो आम आदमी के पास वो आता ही नहीं है संविधान। और हमें लगा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखने के कारण आत्मविश्वास आया कि अरे हमारे बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा है। ये इस बात ने भी हमें एक दलित समाज इस बात को बहुत गर्व से देखता है और इस बात से ही वो भारत देश पर बहुत प्यार करता है। मुझे लगता है कि ये देश हमारा है, ये देश का संविधान हमारा है और देश और संविधान के कारण जो आज़ादी मिली है वो हमें नहीं मिली है। आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हमारे पर अन्याय अत्याचार होता है, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये दलित पैंथर ने हमें सिखाया। दलित पैंथर एक लड़ाकू संगठन था। वो रास्ते पर आके उन्होंने आंदोलन चलाया, मगर उसकी एक मर्यादा थी। ये रास्ते पर ही हम आंदोलन कर सकते थे और रास्ते पर हम घोषणा देते थे, स्लोगन्स देते थे, पत्थर फेंकते थे, रैलियां करते थे, जुलूस निकालते थे, कलेक्टर पुलिस के ऑफिस में घुस जाते थे, दंगा करते थे। इससे क्या होता था, इससे आम जो पॉपुलेशन है वो खाली देखते थे। अरे देखेंगे यार जुलूस जा रहा है, क्या है, अरे दलित लोग हैं, जा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बस खत्म, खिड़की बंद कर देते थे। मुझे लगता है कि इस आंदोलन ने दलितों को स्वाभिमान, दलित पैंथर के आंदोलन ने मुझे स्वाभिमान सिखाया, मेरी अस्मिता से मुझे अवगत कर दिया
और अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत दी। और उसी के साथ साथ जो अन्याय करने वाला समाज था उसके मन में दहशत निर्माण कर दी, यदि दलित पर अन्याय करोगे तो हम आपको मारेंगे पीटेंगे। इस प्रकार का एक माहौल बना। उस माहौल ने हमारे मन में बगावत निर्माण की, उस माहौल ने हमारे मन में विद्रोह निर्माण किया, और वो विद्रोह जो बगावत की भावना है हम कविता में, कहानी में व्यक्त करने लगे। दलित के अंदर एक चिंगारी थी, एक ऊर्जा थी, और उन्होंने हमें लिखने के लिए पार्श्वभूमि, लिखने के लिए रसद पहुंचाई है। दलित के अंदर नहीं होती तो मैं दलित लेखक नहीं होता। जी, ये जो पूरा आपका लेखन है इसमें विद्रोह की बात है, तो ये विचार आपको किन रचनाकारों से मिले? क्योंकि आपने जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया, अपने कुछ वरिष्ठ हैं उनका नाम लिया, लेकिन महाराष्ट्र में एक संत परंपरा भी पूरी रही है। क्या उसका कुछ असर आपको लगता है कि आपके ऊपर है? बिल्कुल नहीं है। संतों ने काम किया, मगर संतों का काम क्या था कि ईश्वर के दरवाजे पर हम सब समान हैं। ईश्वर के दरवाजे पर हम सब समान है। ईश्वर सबका मालिक है, इस प्रकार का वो मैसेज था। मगर जो दलित संत था चोखा मेड़ा, वो मंदिर में नहीं जा सकता था। मंदिर में आज भी हम जा नहीं सकते, ऐसी अवस्था है। संतों ने केवल आध्यात्मिक समता के बारे में बात की, सामाजिक समता की बात नहीं की। सामाजिक यानी यदि मध्यकाल में जो संतों ने किया उसका परिणाम होता तो आज दलित साहित्य लिखने की नौबत हम पर नहीं आती। मुगल भारत में संतों ने सामाजिक नवजागरण का काम किया। ब्रिटिश काल में समाज सुधारकों ने नवजागरण का काम किया, जैसा ब्राह्मण समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, आर्य समाज हो, महात्मा फुले का काम हो। इन्होंने ब्रिटिश काल में समाज में सुधार आना चाहिए, इस प्रकार की लड़ाई चली। और बाबा साहब मगर ये सब संत हो, समाज सुधारक हो, वो सवर्ण समाज में काम करते थे, सवर्ण समाज के लिए काम करते थे, क्योंकि वो सवर्ण समाज के अंग थे, घटक थे। बाबा साहब अम्बेडकर दलित थे और दलितों से आए थे, उन्होंने दलितों के लिए काम किया, उसका परिणाम बहुत हुआ। आपने कहा कि संतों के बारे में अपने सवाल पूछा। जब दलित साहित्य के में पहले दौर से मैं लिख रहा हूँ, तब एक सवाल आया था कि चोखा मेड़ा, संत रविदास, ये दलित साहित्य जो लिखा है वो दलित साहित्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। दलित साहित्य आजादी के बाद लिखा गया है। आजादी के कारण, कानून के कारण, आंदोलन के कारण, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के कारण, जनतंत्र के कारण हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ा, विचार और आंदोलन के कारण हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ा उसका परिणाम दलित साहित्य है। आजादी के बाद जनतंत्र के कारण, कानून के कारण, शिक्षा के कारण जो बदलाव समाज में आए, उस बदलाव का भी हमारे मन पर असर पड़ा। और मुझे लगता है कि दलित साहित्य आज़ादी के बाद ही व्यक्त हुआ है और आज़ादी के बाद ही हमने लिखा है। और इसका स्वरूप संत साहित्य से, नवजागरण साहित्य से बहुत भिन्न है, यह अलग है। इसलिए इस साहित्य की अलग सी चर्चा होती है। आपकी कविता है मैं कौन, यह तेजस्वी सूर्य किनके लिए, यह अनंत आकाश किनके लिए, यह विशाल जलाशय किनके लिए, यह विस्तृत देश किनके लिए। ऐसा लगता है कि बाबा साहब का जो महान आंदोलन था उससे कहीं ये कविता सीधे जुड़ी हुई है, जिसका अनुवाद रणसुभे जी ने किया है, सूर्यनारायण रणसुभे जी ने। हाँ, सही है ना? क्या आज भी इस कविता का असर आप देखते हैं कि इस तरह की स्थितियां हैं कुछ समाज में? हाँ, हमारा देश चांद पर गया है जी। हाँ, इसका मुझे आनंद होता है। मगर देश चांद पर गया, ये जितनी सच्चाई है उतना ही आज एक देहात में दलित मंदिर में नहीं जा सकता, सवर्ण के पनघट पर नहीं जा सकता, ये भी सच्चाई है। हाँ, विज्ञान 21वीं सदी में विकसित हो रहा है
मगर समाज जो दलित समाज है आज ही 14वीं सदी में जी रहा है। हाँ, उस पर का अन्याय मुझे नहीं लगता कि नए नए चेहरे लेकर जो अन्याय हो रहे हैं, अन्याय के नए औजार, नए हथियार ढूंढे जा रहे हैं और दलितों पर अन्याय हो रहा है। जब तक अन्याय होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा, तब तक दलित को लिखना पड़ेगा। लिखना यानी संघर्ष करना पड़ेगा। हम लिखते हैं यानी हम संघर्ष करते हैं। मुझे लगता है कि जब तक जाति व्यवस्था चिरंजीव है तब तक दलित साहित्य चिरंजीव रहेगा। कई सारी घटनाएं इस बीच में हुई हैं जहां पर दलितों को खास तौर से लक्षित किया गया है। जैसे पिछली बार घटना हुई उत्तर प्रदेश में, जिसमें बेटी का एक बलात्कार किया गया था। और उसके बाद हुआ क्या कि अब जो वहाँ के ब्राह्मण हैं या कुछ अपर कास्ट के और भी लोग थे, उन्होंने उस बलात्कारी के पक्ष में एक संगठन बनाया और बाकायदा उसके लिए खूब प्रचार प्रसार भी किया। ऐसी घटनाएं और भी होती हैं। तब क्या आपको लगता है कि संविधान अपना का कोई असर है समाज पर, या वही वर्ण व्यवस्था का असर ज़्यादा है? क्या हुआ है कि दलित आंदोलन को अंतर्मुख होना चाहिए। दलित आंदोलन को सोचना चाहिए हमने क्या किया। कहीं तो बलात्कार करता है वो सवर्ण होता है, सवर्ण हिंदू होता है, मगर हम सब सवर्णों को कटघरे में खड़े करते हैं। कहीं तो एक दलित पुरुष ने एक दलित स्त्री पर अत्याचार किया तो हम पूरे हिंदू समाज को गाली गलौज करने लगते हैं, हिंदू धर्म को कठोर टिप्पणी करने लगते हैं। इसके कारण जो हिंदू है वो हिंदू गुनहगार का समर्थन करने लगते हैं और वो दलितों के खिलाफ जाते हैं। मुझे लगता है कि दलितों को इस तरह सोचना होगा कि सवर्ण भी हमारे साथ खड़े होकर जो बलात्कारी है उसके विरोध में बोले। इस प्रकार का हमें एक भूमिका लेनी होगी। हम सारे हिंदुओं को गाली देने लगे, सारे हिंदू जातिवादी है, बलात्कारी है, इस प्रकार से बोलने लगेंगे तो जो जिन्होंने अपराध नहीं किया वो सोचते हैं अरे हमने कुछ भी नहीं किया, फिर हमें क्यों दोष दे रहे हैं, हमें क्यों गालियां दे रहे हैं, हमें क्यों अटैक कर रहे हैं। तो एक रिएक्शन आती है। उस रिएक्शन के कारण बाकी के हिंदू समाज वो अपने हिंदू बलात्कारी के साथ खड़ा होता है, उसका पक्ष लेता है। मुझे लगता है कि ये गलत है। और किसी भी हर जाति में खूनी होते हैं, हर जाति में चोर होते हैं, हर जाति में दंगाई होते हैं। किसी एक जाति अच्छी और एक जाति बुरी ऐसी नहीं होती है। जब ऐसी घटना घटती है तो मुझे लगता है कि समाज में जो सोचने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कार्यकर्ता है, उनको इस प्रश्न को बहुत बड़ी संवेदनशीलता से हटाना चाहिए, देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी जो भूमिका है कि पूरे हिंदू को अटैक करना, ये मुझे गलत है। प्रगतिशील हिंदू को साथ लेना होगा, हमारे मित्र बढ़ाने होंगे और गुनहगार को अलग करना होगा। हम जब तक गुनहगार को अलग नहीं करेंगे तब तक हम अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकते, ऐसा मुझे लगता है। इस समाज को अगर हम देखें तो एक असर दिखता है मनुस्मृति का भी प्रभाव, क्योंकि मनुस्मृति में जो कुछ कहा गया है कई बार समाज में उसका असर देखने को मिलता है। जैसे मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कहा गया है, दलितों के लिए भी कुछ बहुत बुरा कहा गया है। आपको नहीं लगता है कि जो हमारा समाज है, खास तौर से जो बहुजन समाज है, उसमें बाबा साहब ने मनुस्मृति को लेकर के लिखा, इसके बाद वो आक्रोश कहीं काशीराम जी में दिखता है, साहित्य में उसका असर आता है कि नहीं आता है, सिर्फ राजनीति तक ही रह जाता है? मैं तो मनुस्मृति का आभार मानता हूँ। उन्होंने बहुत ठीक किया है। उन्होंने उस वक्त ये लिख कर रखा, नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता। उसने लिख कर रखा है, डॉक्यूमेंटेशन किया है,
हम आज पढ़कर उसको खारिज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसने लिख कर रखा, ये अच्छी बात की है। जो लिखा है वो बुरा है, उस बुराई के खिलाफ हम दलितों के खिलाफ जो षड्यंत्र के रूप में जो लिखे गए पुराण हो, स्मृतियां हो, उसको हम खारिज करने के लिए लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई धीरे धीरे होती है। जैसा कि हम बटन ऑन के फैन चालू हो जाएगा, बटन ऑन के लाइट चालू हो जाएगा, ऐसा इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी होती है। और मैं ये चाहता हूँ कि एक हिंदू आदमी है, हिंदू मनुष्य है, वो 100% बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। 30%, 10% में बदले तो भी हमें चाहिए। हाँ, मनुष्य पूरा बदलने की प्रक्रिया को देर लगेगा, मगर हो रहा है। सिलेबसों में दलित साहित्य आया है, नई जनरेशन के मन में एक स्पेस हो रही है। मैं भारत के सारे विश्वविद्यालय में जा रहा हूँ, नई जनरेशन आती है, सुनती है, सवाल पूछती है, सेमिनार्स हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, संगोष्ठियाँ हो रही है और किताबें पढ़ाई जा रही है। दलित किताबों की एडिशंस निकालती है, दलित किताबों की चर्चा होती है। ये इसका कारण क्या? केवल दलित ही पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, पूरे समाज के लोग पढ़ रहे हैं और यंग जनरेशन पढ़ रहे हैं। इस पढ़ने के कारण उनको लग रहा है कि हम कैसे सड़ी हुई व्यवस्था में जी रहे हैं। एक भावना उनमें आ रही है। पहले धड़ल्ले से हमारे खिलाफ प्रतिक्रिया देते थे, धड़ल्ले से बोलते थे। आज वो स्थिति नहीं। आज सोचते हैं, समझते हैं। इतने ही नहीं, हम उसे मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, मेरी साइन लेते हैं, मुझे सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है कि एक स्पेस दलित साहित्य ने सवर्ण बुद्धिजीवियों के जीवी समाज में और नई जनरेशन में स्पेस निर्माण किया है। और ये स्पेस बढ़ानी है हमें। सुनना भी, पहले सुनते भी नहीं थे, एक सुनने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे लगता है हमारी बात सुन रहे हैं और आगे जाके मुझे लगता है इसका एक अच्छा रिस्पांस न्यू जनरेशन से आएगा। और मुझे लगता है कि प्रगतिशील समाज का दायरा बढ़ रहा है। एक बार एक मीटिंग में आप थे साहित्य अकादमी की, अखिल भारतीय कविता को लेकर के और खास दलित कविता को लेकर के एक पूरा सम्मेलन था। और उसमें अपने एक बात कही थी कि जो दलित साहित्य है वो संवाद चाहता है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। इस संवाद की जब आपने शुरुआत की थी तो कई सारे अनुभव आपने साझा किए हैं बहुत सारे इंटरव्यू में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो संवाद की प्रक्रिया जब शुरू की तो पहले तो यही था कि पढ़ने का अधिकार दलितों को नहीं मिलना चाहिए। तो कोई घटना आपको याद है कि जब आपने किसी को ये बताना चाहो, सुनाना चाहो, तो कुछ हुआ हो, कुछ उसने प्रतिक्रिया दी हो? मुझे थोड़ा समझाओ। जी, जैसे कि आपने मान लिया कविता लिखी पहली बार और किसी को सुनाने आप गए और खास तौर से वो हिंदू है, सवर्ण है, तो उसका कोई प्रतिक्रिया इस तरह के कभी मिली? पहला तो हम कविता मैं जब लिखता था तो मेरी पत्नी को मैं पढ़कर सुनाता था। उसकी शिक्षा बहुत कम है, वो चार क्लास पढ़ी हुई है, उसको समझता भी नहीं था, मगर मैं उसको ही पहला सुनाता था। पहला ऐसा होता था कि पहले जब मैं कविता लिखता था, पहले दौर में हमें नकारा जाता था, अरे तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम पहले ग्रामर सीखो, अच्छा शुद्ध लेखन सीखो, अच्छा कैसा लिखना है वो सीखो, अपना हैंड राइटिंग सुधारो, अनुभव ले लो और अच्छा लिखो। और आप जो लिख रहे हैं एक गाली गलौज बंद करो, ये गंदगी बंद करो, आपकी भाषा गलत है वो सुधारो। और समाज में इससे समाज में दरारें पैदा होगी। एक समाज के आगे लेके जाने की बात करो कि आप गलत कर रहे हैं, इस प्रकार की टीका टिप्पणी होती थी। तब हम लेखक ही नहीं है, हम कवि ही नहीं है, हमें लिखना ही नहीं आता, इस प्रकार की चर्चा होती थी। तब हमें साबित करना था कि हम लिख सकते हैं, हम कवि है,
इसलिए हमने लोन लेकर पत्नियों की, कई कवियों ने पत्नी का मंगलसूत्र बेचा, कई कवियों ने बैंक से लोन लिया, कई कवियों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से फंड से पैसे निकाला। और पहले ऐसा एक दौर चला कि दलित कवियों ने, दलित कथाकारों ने अपने किताबें अपने लोन से कर्जा लेकर प्रकाशित की और वो मुफ्त बांटे, बेचने, क्योंकि ये कोई बेचने के लिए लेता ही नहीं था। और वो फिर उससे क्या हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जब होती, मेले जब होते, तब किताबें दलित लोग किताबें उनके ठेले लगाते थे और दलित लोग अरे ये अपने लेखक का किताबें लेना चाहिए। तो एक ऐसा मुहावरा आया कि दलितों ने किताब महंगी की और ब्राह्मणों ने मटन महंगा किया, क्योंकि ब्राह्मण मटन खाते नहीं थे, वो मटन खाने लगे, दलित किताब पढ़ते नहीं थे, वो किताब पढ़ने लगे। हाँ, इस प्रकार से ये मुहावरा बहुत उस काल में चर्चित रहा। मुझे लगता है कि दलितों ने पहली बार हमारे लिखा, ये लोग हमें छापते नहीं हैं, नज़दीक खड़े नहीं करते हैं, तो हम लिखेंगे, हमारे किताब हमने छापेंगे, हमारी संगोष्ठियाँ होगी, हमारे सम्मेलन होंगे, हमारे संगठन होंगे। इस प्रकार से हमने एक माहौल बनाया और खुद के बलबूते पर हमने दलित साहित्य को स्थापित किया। और दलित साहित्य में अलग अनुभव होने के कारण, अलग भाषा होने के कारण, अलग विचार होने के कारण, अलग नायक होने के कारण, अलग प्रतिबद्धता होने के कारण लोग पढ़ने लगे। अरे ये क्या हाल लिखते हैं, चलो देखेंगे। और जो प्रगतिशील समाज था, ये लिख रहे वो सही लिख रहा है और इनको लिखने का अधिकार है। प्रगतिशील समाज ने ऐसा कहने के बाद सब समाज पढ़ने लगे और मुझे लगता है यहाँ टर्निंग पॉइंट आता है और सवर्ण पब्लिशर दलित किताबें छापने लगा, सवर्ण ट्रांसलेटर दलित साहित्य अनुदित करने लगे, सवर्ण जर्नलिस्ट जो होते हैं वो इंटरव्यू करने लगे, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आने लगी, न्यूज़पेपर इंटरव्यू छापने लगे। इस कारण एक माहौल बना और दलित साहित्य की चर्चा बहुत होने लगी। वो दलित साहित्य की आदि आई, क्योंकि यह अनुभव खतरनाक तरीके से व्यक्त होते थे। केवल अनुभव ही नया नहीं था, भाषा भी नहीं थी, हम आक्रामकता से बोलते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे। इस प्रकार से बेपरवाह भाषा, बेदरकार भाषा और गाली गलौज के साथ चैलेंज करने की भाषा साहित्य में नहीं थी। दलितों के कारण इस प्रकार की भाषा आई, एक नायक आया, नया जीवन आया और जो पाठक था, मध्य वर्ग का पाठक, वही मेन मुख्य धारा का साहित्य पढ़कर वो तो ये होगा, उसका मन उब गया था। अरे कुछ नया है, चलो कुछ मिल रहा है, ये पढ़े, ये जीवन की बात कर रहा है, हक अधिकार की बात कर रहा है, मनुष्यता की बात कर रहा है, तो चलो ये पढ़े। और हमें नए पाठक मिले वो दलित आत्मकथा के कारण, और दलित साहित्य छपने लगा और दलित साहित्य की चर्चा होने लगी। तब मुख्य धारा के लोग बोलने लगे, अरे आओ अंदर, अलग क्यों बैठते हो, ऐसा हुआ। फिर वो स्वागत होने लगा, अंदर आने की बात होने लगी। फिर हम बोले नहीं हम नहीं आएंगे, हमारा भाषा अलग है, हमारा विचार अलग है, हमारा साहित्य अलग है, हम अलग है, क्योंकि हम हमारे साथ नहीं रहते, गांव के बाहर रहते हैं और हम अलग रहते हैं, तो हम आपके साथ क्यों आएंगे। इस प्रकार की डायलॉग हो गई। मगर अब मुझे लगता है कि हम साथ आ रहे हैं। दलित साहित्य और मुख्य धारा का साहित्य मुझे लगता है कि जल्द ही एक साथ आएगा। इसके पहले हम देखते हैं कि जब दलित साहित्य आता है और तो कई सारे आरोप उस पर आते हैं। एक तो कथ्य को लेकर के आता है, फिर ये आता है कि जो इसका सौंदर्य शास्त्र है कि जो मानक हैं उस हिसाब से भी नहीं है। हिंदी में देखते हैं तो दलित साहित्य के जो बड़े नायक हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की किताब ही है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। मैं मराठी में जानना चाहता हूँ कि क्या सौंदर्य शास्त्र के नए मानक थे जो आप लोगों ने अपनी रचनाओं के लिए बनाए, जिनके आधार पर मूल्यांकन बाद में किया गया। दलित लेखक जब से लिखना शुरू कर दिया
तो हर दिन हमारे पर पत्थर फेंकते थे। पत्थर फेंकने जैसे सवाल पूछे जाते थे कि आपका साहित्य केवल प्रचार करने वाला साहित्य है, आप आक्रामक होकर लिखते हैं, साहित्य लिखना है तो तटस्थ होना चाहिए, कला, ये साहित्य कला है, हाँ उसमें भूमिका नहीं लेनी चाहिए, भूमिका लेंगे तो वो साहित्य चिरंतन नहीं हो सकता, और साहित्य आप जो लिखते हैं वो पैसा देकर हम लेते हैं, पैसा देते हैं, किताब बेच कर लेते हैं, और आपका ये आक्रोश पढ़ने के लिए हम किताब नहीं पढ़ सकते। किताब तो किताब होनी चाहिए, उसमें साहित्य होना चाहिए। आपको ये जो लिख रहे हैं ये साहित्य के कारण आपकी चर्चा नहीं हो रही है, साहित्य बाह्य कारणों से आपकी चर्चा हो रही है। साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है उस पर आपके अनुभव, आपका साहित्य नहीं टिकता, खरा नहीं उतरता, ऐसा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। हाँ, एक परंपरा है, बहुत सालों से चली आई है और उसको ऐसा नकारा नहीं जा सकता, और सौंदर्य शास्त्र हजारों सालों से चालू है, वो ऐसा नहीं नकारा जा सकता। सौंदर्य शास्त्र पर आपकी किताब खरी उतरनी चाहिए। तो हमने कहा कि आपका जो साहित्य है उसका सौंदर्य शास्त्र क्या है कि किताब पढ़ने के बाद पाठक के मन में आनंद की भावना निर्माण हो। एक किताब अच्छी है, किताब पढ़ने के बाद मुझे आनंद मिलता है, कि जैसा कि सिनेमा देखेंगे, सिनेमा देखने के बाद हमें आनंद मिलता है, ताजमहल देखेंगे तो ताजमहल देखने के बाद हमें आनंद मिलता है। आनंद देने वाली कला होती है, कला से क्या अपेक्षा होती है? आनंद मिले। अब परमोच्च आनंद जिस कला से मिलते हैं, वो कला अधिक सुंदर होती है। और मुझे जो आनंद मुझे जो आनंद लगेगा वो दूसरे को उसको आनंद नहीं लगता है। हर एक की रुचि अलग अलग होती है, मगर मुख्य धारा का सौंदर्य शास्त्र आनंद पर निर्भर था, उसका बेस आनंद था। किताबों पढ़कर पाठक को आनंद होना चाहिए। वो कितना आनंद उसको मिलता है पाठक को, वो किताब उतनी सुंदर। इस प्रकार की एक सौंदर्य शास्त्र की रचना की गई है। आनंद है, सौंदर्य मूल्य है मुख्य धारा का। फिर मैंने सोचा मैंने किताब दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर लिखी है, तो मैंने सोचा कि दलित साहित्य पढ़कर किसी को आनंद होगा और आनंद हो रहा है तो मुझे वो विकृत लगता है कि इसमें क्या है, अन्याय की बात कर रहा है, इस पर बलात्कार हुआ है, तुम बोलेंगे अरे वाह क्या बलात्कार अच्छा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ झोपड़ी जल रही है, अरे वाह वाह झोपड़ी जल रही है। इस प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं आ सकती है। दलित साहित्य पढ़कर मनुष्य अस्वस्थ ही होना चाहिए, आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें अन्याय अत्याचार की भाषा है, मानवीय मूल्यों की भाषा है, मानव अधिकारों की भाषा है। अरे साहित्य अलग है। वी आर नॉट एंटरटेनर्स। पहले का जो साहित्य था मनोरंजन करने वाला साहित्य था, टाइम पास करने वाला साहित्य था, आनंद देने वाला साहित्य था, और वो जो लेखक था एक लब्ध प्रतिष्ठित वर्ग से आता था। यहाँ दलित साहित्य है, ये आनंद देने वाला नहीं। ये लेखक भी आज तक उसके इतिहास में कभी लेखक, उसके माँ बाप दादा परदादा लेखक नहीं थे। और ये लेखक नहीं है, कार्यकर्ता लेखक है, ये इसकी विशेषता है। और ये भूमिका लेकर लिखता है, मुझे समाज को बदलना है। यदि ये लेखक बोल रहा है कि मैं समाज को बदलने के लिए लिख रहा हूँ, मेरे शब्द ये शब्द नहीं है, ये हथियार है, ऐसा बोल रहा है, तो तुम उसको एक ऐसा बोल सकते हैं कि इससे आनंद हो। आपकी भूमिका अलग है, हमारी भूमिका अलग है। फिर हमारी भूमिका क्या होगी? हमारा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कैसा हो सकता है? हमने ये कहा कि तुम्हारा सौंदर्य शास्त्र हमें मंजूर नहीं है, हमें अलग सौंदर्य शास्त्र की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो सुवर्ण आलोचकों ने सौंदर्य शास्त्र की बात छेड़ी, वो एक साजिश थी हमें नीचे दिखाने की, वो एक साजिश थी हमारा मुंह बंद करने की। तब हमने
मुंह तोड़ जवाब दिया, नहीं हम आपका सौंदर्य शास्त्र खारिज करते हैं, हम हमारा सौंदर्य शास्त्र अलग है। यदि आप में हिम्मत है तो हमने इतनी किताबें लिखी है, उसका आपके सौंदर्य शास्त्र से आलोचना करो, उपयोजन करो, आपका सौंदर्य शास्त्र लगाओ। क्या नामदेव रसाल की कविता अच्छी नहीं है? क्या दया पवार की बलूत आत्मकथा अच्छी नहीं है? इतनी किताबें, हजारों किताबों में से 8-10 किताबें तो अच्छी है ना, जो भारत भर अनुदित हुई है, उसकी चर्चा होती है। इस 8-10 किताबों की तो आपके सौंदर्य शास्त्र पर, सौंदर्य शास्त्र के निकष पर आलोचना करो। सौंदर्य शास्त्र आलोचना का हिस्सा नहीं है, वो एक तत्व ज्ञान है, एक फिलॉसफी है, वो आलोचना नहीं हो सकती। और किसी ने भी सौंदर्य शास्त्र के आधार पर दलित साहित्य भी नहीं, महिंद्रा का साहित्य की भी आलोचना नहीं की है, ये वास्तव है। फिर हमने एक अलग सौंदर्य शास्त्र खड़ा करना जरूरत था और वो मैंने उस दिशा में काम किया। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कैसा हो सकता है? यदि मुख्य धारा का सौंदर्य शास्त्र पाठक को आनंद देगा और पाठक किताब पढ़कर आनंदित होगा और वो उसके आनंद देने वाले किताब को सुंदर कह सकता है, तब तक दलित साहित्य की किताब पढ़कर पाठक को क्या होना चाहिए? तो मैं आनंद जो है उस मूल्य को खारिज करने का काम शुरू किया कि आनंद के लिए जो विश्व में कितने लड़ाइयाँ हुई है, कितनी क्रांतियाँ हुई है, आनंद के लिए एक भी क्रांतियाँ नहीं हुई है। आनंद के लिए महफिल जमा होती है, वाह वाह क्या अच्छा कर रहे हो, वंस मोर, बहुत बढ़िया, इस प्रकार होता है। एक पिज़्ज़ा खाने से भी आनंद हो सकता है। हम कुछ पार्टी में बैठकर हंसते हैं, बातें करते हैं, पीते हैं, तब भी आनंद होता है। मगर आनंद के लिए लड़ाई नहीं होती, आनंद के लिए क्रांतियां नहीं होती। फिर क्रांति आनंद पर कोई भी सूली पर चढ़ता नहीं। फिर किस बात के लिए सूली पर चढ़ता है भगत सिंह? आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए क्रांतियां होती है, आज़ादी के लिए लड़ाई होती है, आज़ादी के लिए मनुष्य सूली पर चढ़ता है। आनंद से भी आज़ादी महान मूल्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। दलित साहित्य पढ़कर, दलित किताब पढ़कर पाठक के मन में अन्याय के प्रति चिढ़ निर्माण होनी चाहिए, गुलामी के प्रति चिढ़ निर्माण होनी चाहिए, न्याय के प्रति और स्वतंत्र के प्रति उसके मन में एक प्रेरणा निर्माण होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो किताब गुलामी के खिलाफ पाठक के मन में चिढ़ निर्माण करेगी, ये गलत है, या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, इस पर अन्याय करना नहीं चाहिए, ऐसे पाठक के मन में भावना निर्माण हो और उसके मन में न्याय के प्रति, समानता के प्रति, स्वतंत्र के प्रति, भाईचारा के प्रति श्रद्धा निर्माण हो। ये कौन सी किताब निर्माण करेगी? वो किताब सुंदर होगी। इस प्रकार की हमने एक सौंदर्य शास्त्र की रचना करने की प्रयास किया है। अब मुझे लगता है आगे उसमें बढ़ाना चाहिए। कई बार जब दलित समाज के जो आइकन हैं उनके नाम पर या कुछ उत्सव मनाए जाते हैं तो हम बार बार देखते हैं कि कुछ घटनाएं भी उसके साथ सामने आती हैं। जैसे 2-3 साल पहले की बात है, मुंबई में जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर के मैं कई सारे बाद में उस पर केस डाले गए थे, बाद में दलितों पर भी थे और जो उसको समर्थन दे रहे थे उसको भी लेकर थे। या ऐसे घटनाएं और भी देखते हैं कि कहीं पर अगर दलित समाज अपना कुछ करता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। क्या ऐसे लगता नहीं कि जो हमारा समाज है उस पर संविधान का असर कम है और अभी भी एक खास तरह की का जो वर्ग है उसका वर्चस्व ज़्यादा है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। समाज बदल गया है, बहुत बदला है। हम दोनों साथ में बैठकर बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं था कि संविधान का असर नहीं होता तो तिवारी और लिम्बाले एक साथ में बैठकर चर्चा ही नहीं कर सकते थे। अब मैं स्कूल के बाहर जूतों के पास बैठकर मैंने शिक्षा ली है और आज मैं हिंदुस्तान में एक लेखक के रूप में मेरा नाम है। समाज बदला है, बदल रहा है
हम जो रेडिकल चेंज चाहते हैं वो उतना नहीं बदलेगा, उसको बहुत देर लगेगा। हाँ, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, और इसको हम नकारने लगे और नकारात्मक रूप में इसको देखने लगेंगे तो जो नई पीढ़ी है वो अतिवादी होगी, अतिरेकी होगी, टेररिस्ट रूप के में जाएगी, उसके मन में असंतोष निर्माण होगा। मुझे लगता है कि इस देश ने दलितों को कानून संविधान के कारण आरक्षण मिला। आरक्षण के कारण हाँ, दलितों में से प्राध्यापक हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, एमएलए हुए, एमपी हुए, मंत्री हुए, आईएएस हुए। बहुत मुझे लगता है कि यह देश ने हम पर एहसान किया है और हम एजुकेशन के कारण, आरक्षण के कारण हम शिक्षा ले रहे हैं। आरक्षण नहीं होता तो हमें शिक्षा नहीं मिलती, और शिक्षा नहीं मिलती तो हम लेखक नहीं बनते। मुझे लगता है कि जो दलित है, जो भीख मांगते थे, रास्ते पर जानवरों के पीछे भागते थे, आज वो अच्छे घर में रह रहे हैं, उनके पास 4 व्हीलर है, कपड़े अच्छे, उनके अंग पर अच्छे कपड़े हैं। कितने लोग आज विभिन्न संस्था में काम कर रहे हैं, और हिंदू आबादी इतनी बड़ी है इस देश में, हिंदुस्तान में, हम उसको टालकर जी नहीं सकते। घर के बाहर निकलेंगे तो हिंदू देखने को मिलता है। हिंदू बहुत बड़ी आबादी है। इस आबादी में इस नदी में, इस जल में हमें तैरना है तो मछली होकर मछली के साथ बैर नहीं कर सकते। क्यों? हिंदू के साथ हमें बोलना चाहिए, मिलना चाहिए, और मुझे लगता है इससे ही परिवर्तन होगा। जितने हम ज़्यादा मिलेंगे, बोलेंगे, साथ रहेंगे, मुझे लगता है आंदोलन से भी ज़्यादा ये बदलने की प्रक्रिया बहुत रचनात्मक होती है। सर, हम लोग अपनी बातचीत यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस बातचीत में बहुत सारी बातें आपने कही। इस समाज में संविधान का जो असर है वो हम सभी को लगता है, लेकिन मैं एक बात आपसे जोड़ूंगा इसी में कि देश ने जो कुछ दलितों के साथ किया है, कोई एहसान नहीं किया है, ये दलितों का अधिकार है, और संविधान हमको अधिकार ही देता है। आज जो कुछ आरक्षण मिला हुआ है ये ज़रूरत है। अगर हम समाज को बराबरी के स्तर पर हमको लाना है तो जो समाज का हिस्सा पिछड़ा हुआ है उसके लिए बहुत सारे लोग व समाज का बहुसंख्यक वर्ग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और आरक्षण से कम इस बात की अपनी उदारता का वो परिचय भी दे रहा है। लेकिन कई बार कुछ और भी चीज़ें सामने आती हैं। सर, आपने हमसे बात की और बहुत कम समय में हमने आपसे इसकी इजाज़त दे ली और आपने सहज उसको स्वीकार कर लिया। हम बेहद शुक्रगुजार रहेंगे इसके लिए, और हम चाहेंगे कि जल्दी ही एक लंबी बातचीत आपसे फिर से करें, और जो सिर्फ और सिर्फ आपकी रचनाओं पर हो। आज तो बातचीत आपकी पूरी यात्रा पर एक सरसरी तौर पर है, और फिर हम उस बातचीत में आपकी यात्रा आपके गांव से शुरू करेंगे और यहाँ तक लेकर के आएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।